हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजॉइस एजुकेशन। हम हमारे 10th स्टैंडर्ड CBSE सोशल साइंस कॉन्टेम्प्रेरी टेक्स्ट बुक के 3rd चैप्टर पे हैं वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज ये चैप्टर हमने 8th और 9th में भी लिया था, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में हम इन डिटेल में देखेंगे। Hey Pinky, do you see those awesome TV reports on flood in Assam? My God, what havoc यानी कि problems they have created. It has destroyed and swept away everything in its path. चिंटू पिंकी से कह रहा है कि क्या तुमने टीवी देखा, फ्लड्स आए हैं असम में और इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुई है। ठीक है, और इससे क्या हुआ है, सब कुछ आजू बाजू का जो था वो सब डिस्ट्रॉय हो चुका है। उस पर पिंकी कहती है, येस चिंटू, आई डिड। इजंट इट स्ट्रेंज दैट वाटर कैन गिव लाइफ एंड टेक लाइफ एज वेल। क्या ये स्ट्रेंज नहीं है कि पानी ज़िंदगी देती है और ज़िंदगी लेती भी है। वॉट वुड वी डू विदाउट वाटर? वी नीड वाटर टू ड्रिंक, cook our food, wash our clothes, and wash ourselves as well. My father was telling me that in his factory they need a lot of water for a number of things. Did you know that they even need water for cooling the machines? Machines को cool करने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ रही है। In factory, the factory runs on the power supplied by the hydel power plant. ठीक है, सो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो हमने सीखा है स्टूडेंट्स। सो ये यही कह रहे हैं कि हाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट से भी वाटर जनरेट होता है। Now I can understand why through the ages we humans have chosen to live near water courses along the rivers and other water sources like springs, lakes, ponds and oases. हम क्यों चाहते हैं कि हम पानी के नज़दीक रहें और जहाँ पे पानी है वहाँ पे अपना घर बसाएं। You already know that 3/4 of the earth's surface is covered with water. 3/4 हिस्सा पानी से कवर है अपने अर्थ सरफेस का, but only a small proportion of it accounts for fresh water that can be put to use. सिर्फ उसमें से बहुत ही कम पोर्शन फ्रेश वाटर के लिए यूज़ में आता है। This fresh water is mainly obtained from surface runoff and groundwater that is continually being renewed and recharged through the hydrological cycle. So ये fresh water आता है surface runoff से और ground water से, जो उसे renew किया जाता है और recharge किया जाता है hydrological cycle से. All water moves within the hydrological cycle, ensuring that water is a renewable resource. You might wonder that if 3/4 of the world is covered with water and water is a renewable resource, then how is it that countries and regions around the globe suffer from water scarcity? ऐसा क्यों है कि कंट्री और रीजन्स पूरे देश में, दुनिया में वाटर स्कैसिटी से जूझ रहे हैं? Why is it predicted that by 2025 nearly 2 billion people will live in absolute water scarcity? ऐसा क्यों प्रेडिक्ट किया गया है कि 2 बिलियन पीपल देश के वाटर स्कैसिटी से डील करने वाले हैं? ओके स्टूडेंट्स, हम पेज नंबर 24 पे हैं, वाटर स्कैसिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। गिवन द अबेंडेंस एंड रिन्यूएबिलिटी ऑफ वाटर, जितना अबेंडेंट वाटर हमारे पास अवेलेबल है और जितना हम रिन्यू कर सकते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन दैट वी मे सफ़र फ्रॉम वाटर स्कैसिटी। हम सोच भी नहीं सकते शायद हमारे लाइफ में वाटर स्कैसिटी होगी। द मोमेंट वी स्पीक ऑफ वाटर शॉर्टेजेस वी इमीडिएटली एसोसिएटेड विद रीजन्स हैविंग लो रेनफॉल और दोज दैट आर ड्राउट प्रोन। जैसे हम सोचते हैं वाटर शॉर्टेज के बारे में, हमें कुछ रीजन्स याद आते हैं, जैसे राजस्थान स्टूडेंट्स, जहाँ पे लो रेनफॉल है और दे आर ड्राउट प्रोन। We instantaneously visualize the deserts of Rajasthan and women balancing many matkas, जिसे earthen pots कहते हैं, used for collecting and storing water and traveling long distances to get water. हम imagine करते हैं women अपने आप को मटका से बैलेंस करते हुए और उसमें पानी भर के अपने घर लंबा लंबा रास्ता तय करते हुए. True, the availability of water resources varies over space and time, mainly due to the variations in seasonal and annual precipitation. But water scarcity in most cases is caused by overexploitation, यानी कि overuse, excessive use and unequal access to water among different social groups. Unequal यानी कि सही से distribution water as a resource नहीं हुआ है students. ओके स्टूडेंट्स, हम पेज नंबर 25 पे हैं. वेयर इज़ देन वाटर स्कैसिटी लाइकली टू अकर? कहाँ पे वाटर स्कैसिटी हो सकती है? एज यू हैव रेड इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, फ्रेश वाटर कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम precipitation यानी पानी का इवॉपरेट होना, surface runoff and groundwater. Is it possible that an area or region may have ample water resources but is still facing water scarcity? कैसा हो सकता है एक एरिया या रीजन में बहुत सारा वाटर है लेकिन फिर भी वो वाटर स्कैसिटी से जूझ रहे हैं? Many of our cities are such examples. Thus, water scarcity may be an outcome of large and growing population and consequent greater demands for water.
एंड अनइक्वल एक्सेस टू इट। ठीक है, अनइक्वल एक्सेस की वजह से, ग्रोइंग डिमांड्स और ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से शायद स्कैर्सिटी महसूस हो रही है स्टूडेंट्स। A large population requires more water not only for domestic use but also to produce more food. Large population को ज़्यादा पानी domestic use के लिए नहीं लेकिन ज़्यादा food produce करने के लिए भी ज़रूरत है। Hence, to facilitate higher food grain production, water resources are being overexploited to expand irrigated areas for dry season agriculture. तो हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए वाटर रिसोर्सेज ओवर एक्सप्लॉयट किए जाते हैं ताकि इरिगेटेड एरियाज़ को एक्सपांड किया जाए ड्राई सीजन एग्रीकल्चर को रिमूव करके। इरिगेटेड एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। जो जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो होते हैं वहाँ पे लार्ज कंजम्पशन होता है वाटर का। Now it is needed to revolutionize the agriculture through developing drought-resistant crops and dry farming techniques. So drought-resistant crops और dry farming techniques से हम क्या कर सकते हैं, agriculture को grow कर सकते हैं students. You may have seen in many television advertisements that most farmers have their own wells and tube wells in their farms for irrigation to increase their produce. आपने टीवी में देखा होगा बहुत सारे फार्मर्स के पास खुद के वेल्स और ट्यूब वेल्स होते हैं फार्म्स में जिससे वो इरिगेशन करते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए. बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दिस कुड रिजल्ट इन? That it may lead to failing groundwater levels, adversely affecting water availability and food security of the people. So इससे क्या हो सकता है, ग्राउंड वाटर लेवल्स नीचे जा सकते हैं और ये अफेक्ट कर सकता है वाटर अवेलेबिलिटी और फूड सिक्योरिटी लोगों का. Post independent India witnessed intensive industrialization and urbanization, creating vast opportunities for us today. ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया ने विटनेस किया इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा और अर्बनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन क्या, उससे वास्ट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले हमारे लिए. टुडे लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज आर अ कॉमन प्लेस आर एज कॉमन प्लेस एज द इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑफ मैनी MNCs. तो ये जो लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं वो बाकी MNCs की तरह ही लार्ज यूनिट्स है, multinational corporations. The ever increasing number of industries has made matter worse by exerting pressure on existing freshwater resources. So ये जो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जो बढ़ते जा रहे हैं उससे मैटर वर्स हो गया है क्योंकि प्रेशर डालते जा रहा है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पे. Industries, apart from being heavy users of water, also require power to run them. So industries वो पानी भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते लेकिन उन्हें इलेक्ट्रिसिटी भी लगती है, पावर भी लगती है. Much of this energy comes from hydroelectricity power, ये जो हमने देखा है. Today in India, hydroelectric power contributes approximately 22% of the total electrical produce. Moreover, multiplying urban centers with large and dense populations and urban lifestyles have not only added to water and energy requirements but have further aggravated the problem. So इस वजह से problem बढ़ा है students, कम नहीं हुआ है. If you look into the housing societies or colonies in the cities, you would find that most of these have their own groundwater pump devices. आप अपने सोसाइटी में देखिए कि आपके पास ग्राउंड वाटर पम्प डिवाइसेस है. Not surprisingly, we find that fragile water resources are being overexploited and have caused their depletion in several of these cities. Overexploit किया गया है. फ्रेजाइल यानी कि बहुत ही नाजुक सा ये वाटर रिसोर्स है लेकिन इसे ओवर यूज़ करके स्पॉइल किया गया है. So far we have focused on the quantitative aspects of water scarcity. Now let's consider another situation where water is sufficiently available to meet the needs of people. But the area still suffers from water scarcity. ठीक है, अवेलेबल है वाटर सफिशिएंट बट फिर भी एरिया सफ़र करता है वाटर स्कैसिटी से. दिस स्कैसिटी may be due to bad quality of water. Lately, there has been a growing concern that even if there is ample water to meet the needs of the people, much of it may be polluted by domestic and industrial waste, chemicals, pesticides, fertilizers used in agriculture. बहुत सारा वाटर पोल्यूटेड भी है स्टूडेंट्स, तो वो कंज्यूम नहीं किया जा सकता, thus making it hazardous for human use. Hazardous यानी कि dangerous, मुश्किल. You may have already realized that the need of the hour is to conserve and manage our water resources, to safeguard ourselves from health hazards, to ensure food security, continuation of our livelihoods and productive activities, and also to prevent degradation of our natural ecosystem. तो आप अभी तक तो जान चुके होंगे कि पानी कितना ज़रूरी है कंज़र्व करना और मैनेज करना ताकि वो हमारी सेहत बनी रहे,
फूड सिक्योरिटी बनी रहे, लाइवलीहुड कंटिन्यू होता रहे, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होते रहे और हमारा नेचुरल इकोसिस्टम भी बना रहे. Over exploitation and mismanagement of water resources will improvise this resource and cause ecological crises that may have profound impact on our life. So ecological crisis हो सकते हैं जिसका impact बहुत गहरा हो सकता है हमारे लाइफ के लिए. ओके स्टूडेंट्स, हम पेज नंबर 26 पे है. मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट. बट हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर? Archaeological and historical records show that from ancient times we have been constructing sophisticated hydraulic structures. जैसे ancient time से हम dams construct कर रहे हैं, stone rubble construct कर रहे हैं, reservoirs बना रहे हैं, lakes बना रहे हैं, embankments and canals for irrigation, canals बना रहे हैं irrigation के लिए. Not surprisingly, we have continued this tradition in modern India by building dams in most of our river basins. So हम dams हमारे river basins पे अभी भी continue किया है हमने बनाना. What are dams and how do they help us in conserve and manage water? Dams were traditionally built to impound rivers and rainwater that could be used later to irrigate agricultural fields. So dams एक traditional method है students, old method है जिस वो impound rivers यानी rivers को वो rainwater से भर के रखता है जिसे हम later use कर सकते हैं agricultural fields को irrigate करने के लिए. Today dams are built not just for irrigation but for electricity generation. यह हमने 8th standard में देखा था students. Water supply for domestic and industrial uses, flood control, recreation, inland navigation and fish breeding. Hence, dams are now referred to as multi-purpose projects. पहले तो सिर्फ irrigation purpose के लिए होता था लेकिन अभी हम multi-purpose use dams का कर रहे हैं. Where the many uses of the impound water and irrigated with one another. For example, in the Sutlej Bees river basin, the Bakra Nangal project water is being used both for hydel power production and irrigation. Similarly, the Hirakud project in the Mahanadi basin integrates conservation of water with flood control. वो flood होने से भी बचाता है. तो डैम्स के इतने सारे benefits है students. Multi-purpose projects launched after independence with their integrated water resource management approach were though of as the vehicle that would lead the nation to development and progress, overcoming the handicap of its colonial past. So, जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो लॉन्च किए गए हैं इंडिपेंडेंस के बाद, इससे क्या हुआ है, वाटर का सही से रिसोर्स का मैनेजमेंट अप्रोच लिया है जिसे एक हमारे बहुत ही नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का हिस्सा है. Overcoming the handicap of its colonial past, Jawaharlal Nehru proudly proclaimed the dams as the temples of modern India. The reason being that it would integrate development of agriculture and the village economy with rapid industrialization and growth of the urban economy. इससे rapid industrialization होगा और growth होगा urban economy का. Okay students, हम पेज नंबर 27 पे हैं. In recent years, multi-purpose projects and large dams have come under great scrutiny and opposition for a variety of reasons. Multi-purpose projects और ये बड़े बड़े डैम्स हैं उनको स्क्रूटनाइज यानी उनकी क्वालिटी चेक किया जाता है अलग अलग रीजंस की वजह से. Regulating and damming of rivers affect their natural flow, causing poor sediment flow and excessive sedimation at the bottom of the reservoir, resulting in rockier stream beds and poorer habits for the river's aquatic life. ठीक है. सो रेगुलेटिंग यानी डैमिंग, रिवर्स को अगर डैम में कन्वर्ट किया जाता है तो उसका नेचुरल फ्लो अफेक्ट हो जाता है. सो जैसे जो फ्लो है वो काफ़ी पोअर हो जाता है पानी का. ज़्यादा सेडिमेंटेशन होने की वजह से जो अंदर एक्वेटिक एनिमल्स है उनको अफेक्ट करता है और रॉकियर स्टीम बेड्स बनते हैं स्टूडेंट जो अच्छे नहीं हैं. Dams also fragment rivers, making it difficult for aquatic fauna to migrate, especially for spawning. सो जो एक्वेटिक फॉना यानी फ़िश जो अंदर अवेलेबल होंगे पानी के उनको माइग्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स. The reservoirs that are created on the floodplains also submerge the existing vegetation and soil, leading to its decomposition over a period of time. और ये reservoirs जो create होते हैं floodplains पे वो भी submerge हो जाते हैं existing vegetation की वजह से और soil की वजह से उसका decomposition हो जाता है over a period of time. तुरंत नहीं होता लेकिन over a period of time हो जाता है students. Multi-purpose projects and large dams have also been the cause of many new environmental movements like the Narmada Bachao Andolan and the Tehri Dam Andolan, etc. Resistance to these projects has primarily been due to the large-scale displacement of local communities. So local communities बहुत ही बड़ी तादाद में आके ये आंदोलन किया है उन्होंने.
Local people often had to give up their land, livelihood, and their meager access and control over resources for a greater good of the nation. So local लोगों को अपने लैंड, लाइवलीहुड और ये जो बेसिक एक्सेस है पानी का उन्हें देना पड़ता है नेशन के लिए. सो इफ़ द लोकल पीपल आर नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम सच प्रोजेक्ट्स देन हु इज़ बेनिफिटेड. सो अगर लोकल पीपल को ये बेनिफिट नहीं मिलते तो कौन बेनिफिट कर रहा है इससे. Perhaps the landowners and large farmers, industrialists and few urban centers. Take the case of landless in a village. Does he really gain from such a project? Irrigation has also changed the cropping patterns of many regions, with farmers shifting to water intensive and commercial crops. So students, ये irrigation है, इससे भी cropping pattern change हुआ है बहुत सारे regions का. जो farmers है वो shift हो रहे हैं water intensive and commercial crops के लिए, जहाँ पे पानी कम लगता है. This has greater ecological consequences like salinization of the soil. Soil का ख़राब हो जाना बहुत हो सकता है. At the same time, it has transformed the social landscape. Social landscape भी transform हुआ है. That is increasing the social gap between the richer landowners and the landless poor. और ये social gap भी बढ़ा है richer landowners और landless poor के बीच. As we can see, the dams did create conflicts between people wanting different uses and benefits from the same water resources. और लोगों में conflict भी create होते हैं क्योंकि यही एक ही डैम से अलग अलग benefits चाहते हैं अलग अलग लोग. In Gujarat, the Sabarmati basin farmers were agitated and almost caused a riot over the higher priority given to water supply in urban areas. So गुजरात में जो साबरमती बेसिन फार्मर्स थे वो गुस्सा हो गए और उन्होंने एक राइट यानी आंदोलन छिड़ा, और क्योंकि हायर प्रायोरिटी दिया जाता था वाटर सप्लाई को अर्बन एरियाज में, ठीक है, शहरों में, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग ड्राउट्स. Interstate water disputes also become common with regards to sharing the cost and benefits of the multi-purpose project. और ये multi-purpose project के cost और benefits कौन share करेगा, इसके बीच भी लड़ाई झगड़े होते हैं. Most of the objections to the project arose due to their failure to achieve the purpose for which they were built. और ज़्यादातर objections और ये project के लड़ाई झगड़े इस वजह से होते, कभी कभी वो fail हो जाता है जो purpose जिस वजह से वो डैम या रिजर्वायर बिल्ड हुआ रहता है. Ironically, the dams that were constructed to control floods have triggered floods due to sedimentation in the reservoir. So dams इसलिए कंस्ट्रक्ट किए गए थे फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, बट वो ट्रिगर करते हैं फ्लड्स को इन्वाइट करते हैं सेडिमेंटेशन रिजर्वायर की वजह से, रिजर्वायर में सेडिमेंटेशन की वजह से. Moreover, the big dams have mostly been unsuccessful in controlling floods at the time of excessive rainfall. बड़े डैम्स तो अनसक्सेसफुल रहे हैं फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है. You may have seen or read how the release of water from dams during heavy rains aggravated the flood situation in Maharashtra and Gujarat in 2006. The floods have not only devastated life and property but also caused extensive soil erosion. So property के साथ साथ soil erosion भी हुआ है इन floods की वजह से. Sedimentation also meant that the flood plains were deprived of silt, a natural fertilizer, further adding to the problem of land degradation. So sedimentation का मतलब है कि soil को silt नहीं मिलता है, एक natural fertilizer है, इससे क्या होता है, problem land degradation का बढ़ता है. It was also observed that the multi-purpose project include earthquakes, cause waterborne diseases and pests and pollution resulting from excessive use of water. ठीक है, तो ऑब्जर्व किया गया कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स में earthquakes, waterborne diseases कॉज किए और पेस्ट एंड पोल्यूशन resulting from excessive use of water. Rainwater harvesting. We are on page number 30. Many thought that given the disadvantages and rising resistance against the multi-purpose projects, water harvesting system was a viable alternative. So इन सब disadvantages की वजह से multi-purpose projects की वजह से water harvesting system एक बहुत ही important alternative हो जाता है, both socio-economically and environmentally. पैसे बचाने के तौर पे और environment के तौर पे. In ancient India, along with the sophisticated hydraulic structures, there existed an extraordinary tradition of water harvesting system. एक extraordinary tradition water harvesting system का बना था. People had in-depth knowledge of rainfall regimes and soil types and developed wide-ranging techniques to harvest rainwater. लोगों के पास in-depth knowledge होता था बारिश के बारे में और soil type के बारे में. उससे क्या हुआ, बहुत सारे techniques उन्होंने build-up किए rainwater को harvest करने के लिए. Groundwater, river water and flood water in keeping with the local ecological conditions and their water needs. In hill and mountain regions, people built diversion channels like the
gulls or cools of the western Himalayas for agriculture. So हिल और माउंटेन रीजन्स में पीपल डाइवर्जिंग चैनल्स बनाते हैं पानी के, जैसे गल्स और कूल्स कहा जाता है. रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वॉज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर. ये देखो रूफ ये घर है और ये रूफटॉप है, यहाँ पे पानी हार्वेस्ट किया जा रहा है स्टूडेंट्स. जो पानी पीने का पानी वहाँ से बनाया जाता है. Particularly in Rajasthan, in the flood plains of Bengal, people develop inundation channels to irrigate their fields. In arid and semi-arid regions, जहाँ पे बारिश नहीं होती है, agricultural fields were converted into rain-fed storage structures. उन्हें convert किया गया rain-fed storage structures में that allowed the water to stand and moisten the soil. उसे पानी जो है वो still वहाँ पे रुकता था और soil को moist करता था, like the khadins in Jalsimar and Johads in other parts of Rajasthan. In the semi-arid and arid regions of Rajasthan, particularly in Bikaner, Phalodi and Brahmar, almost all the houses traditionally had underground tanks or tankas for storing drinking water. उनके पास traditionally underground tanks होते थे या tankas होता था जिसपे वो water store करते थे, drinking water. The tanks could be as large as a big room. One household in Phalodi had a tank that was 6.1 meters deep, 4.27 meters long and 2.44 meters wide. इतने बड़े tanks होते थे students. The tankas were part of the well-developed rooftop rainwater harvesting system and were built inside the main house or the courtyard. ये मेन हाउस या कोर्टयार्ड में बिल्ड किया जाता था स्टूडेंट्स. दे वर कनेक्टेड टू द स्लूपिंग रूफ्स ऑफ द हाउस थ्रू अ पाइप, और वो पाइप से कनेक्टेड होता था और रूफ पे पानी इकट्ठा होता था. रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप वुड ट्रैवल डाउन द पाइप एंड वॉज स्टोर्ड इन दीज अंडरग्राउंड टंकास. सो ये जो पानी इकट्ठा होता था रूफ टॉप पे, वो एक पाइप से ट्रैवल करके अंडरग्राउंड टंकास में जाता था. The first spell of rain was usually not collected as would clean the roofs and the pipes. और जो पहली बारिश होती थी उसमें वो पानी नहीं कलेक्ट होता था क्योंकि उससे रूफ यानी कि छत क्लीन हो जाती थी और वो पाइप्स उससे पानी भी गंदा हो जाएगा, इसलिए पहले रूफ को क्लीन किया जाता था उस पानी से और फिर सेकेंड राउंड ऑफ रेनफॉल में उसे हार्वेस्ट किया जाता था. द रेन वाटर फ्रॉम द सब्सिक्वेंट शावर्स वॉज देन कलेक्टेड. उसे कलेक्ट किया जाता था. The rainwater can be stored in the tankas till the next rainfall, making it an extremely reliable source of drinking water when all other sources are dried up, particularly in the summers. Summers के टाइम पे जो सारे sources dry up हो जाते थे तब वो एक reliable source होता था drinking water का. Rainwater or Palar Pani, as commonly referred to these parts, is considered the purest form of natural water. इसे purest form of natural water कहा जाता है. Many houses constructed underground rooms adjoining the tanka to beat the summer heat as it would keep the room cool. Today in western Rajasthan, sadly the practice of rooftop rainwater harvesting is on the decline as plenty of water is available due to the perennial Indira Gandhi Canal. सो वेस्टर्न राजस्थान में रूफटॉप रेन वाटर ऑलमोस्ट बंद हो गया है क्योंकि बहुत सारा पानी अभी अवेलेबल है पेरिनियल इंदिरा गांधी कनाल की वजह से. थ्रू सम हाउसेज स्टिल मेंटेन द टंकास सिंस दे डू नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ टैप वाटर. उन्हें टैप वाटर का पानी पसंद नहीं आता, इसलिए फिर भी वो टंकास में करते हैं स्टूडेंट्स. Fortunately, in many parts of rural and urban India, rooftop rainwater harvesting is being successfully adapted to store and conserve water. In Gendatur, a remote backward village in Mysore, Karnataka, villagers have installed, ठीक है, in their household rooftop. उन्होंने rooftop install किया रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम to meet their water needs. Nearly 200 households have installed this system and the village has earned the rare distinction of being rich in rainwater. और उन्होंने 2000 हाउस ने में इंस्टॉल किया है रूफ वाटर हार्वेस्टिंग स्टूडेंट्स, और इसे विलेज को क्या मिला है, एक रेयर डिस्टिंक्शन मिला है ऑफ बीइंग रिच इन रेन वाटर. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 32 पे हैं. अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विच इज़ अडाप्टेड. या समझना ज़रूरी है कि कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अडाप्ट किया गया है. Gendatur receives an annual precipitation of 1000 mm and with 80% of collection efficiency and about 10 fillings. 80% collection efficiency होती है पानी की जितना रेन वाटर जितना हार्वेस्टिंग किया जाता है. About 10 fillings. Every house can collect and use about 50,000 liters of water annually. 50,000 लीटर पानी यूज़ किया जा सकता है annually यानी सालों साल. From the 200 houses, the net amount of rainwater harvested annually amount to 1 lakh liters. So जो 200 घर है उससे उसका net amount of rainwater harvest कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 lakh liters. So कितने सारे families हैं जो rooftop rainwater harvesting पे dependent है. Thank you students.